चलिए आज से 2500 साल पहले के भारत में चलते हैं। एक ऐसी धरती जो 16 महाजनपदों यानी 16 ताकतवर राज्यों में बंटी हुई थी। लेकिन इन सब के बीच एक ऐसी शक्ति उभर रही थी जिसका नाम इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज होने वाला था। वो शक्ति थी मगध। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये साम्राज्य इतना शक्तिशाली बना कैसे? ऐसा क्या राज था मगध के पास कि सिकंदर महान की दुनिया जीत लेने वाली फौज को भी उसकी दहलीज पर आकर रुकना पड़ा? आइए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। देखिए, मगध की ये जो बेमिसाल ताकत थी, ये कोई जादू नहीं था। इसका असली राज तो छिपा था भूगोल, टेक्नोलॉजी और अर्थव्यवस्था के उन छोटे छोटे फायदों में जिन पर शायद किसी की नजर ही नहीं गई। यही थे मगध के असली अदृश्य हथियार। तो चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। किसी भी महान साम्राज्य की सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज होती है उसकी राजधानी की सुरक्षा। और इस मामले में मगध को कुदरत ने एक नहीं बल्कि 2 ऐसे किले तोहफे में दिए थे जिन्हें जीतना लगभग नामुमकिन था। मगध की पहली राजधानी थी राजगृह, जो 5 विशाल पहाड़ियों के बीच बसी थी, मतलब एक नेचुरल फोर्ट्रेस। और फिर जब राजधानी को बदला गया तो चुना गया पाटलिपुत्र को, जो 4 बड़ी बड़ी नदियों गंगा, सोन, गंडक और घाघरा से घिरी हुई थी। ये कुदरत का बनाया हुआ एक ऐसा सुरक्षा कवच था जिसे कोई भेद नहीं सकता था। प्राचीन भारतीय रणनीति में इसे कहते थे जल दुर्ग, यानी पानी का किला। पाटलिपुत्र को राजधानी बनाना एक जीनियस मूव था। सोचिए, किसी भी दुश्मन सेना को हमला करने से पहले गंगा की लहरों से लड़ना पड़ता, और अगर वो वहां से बच भी गए तो उनका सामना मगध की सेना से होता। अब आता है मगध का दूसरा और शायद सबसे बड़ा सीक्रेट, जो उसकी जमीन के नीचे दफन था। एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसने उसके सैनिकों को लगभग अजेय बना दिया था। देखिए, जहां दूसरे राज्य उस वक्त कांसे या तांबे के कमजोर हथियारों से लड़ रहे थे, वहीं मगध के पास था आज के झारखंड की खदानों से निकला हुआ हाई क्वालिटी लोहा। उनके हथियार ज्यादा पहने थे, ज्यादा मजबूत थे। जरा उस लड़ाई की कल्पना कीजिए जहां मगध की एक ही तलवार दुश्मन की ढाल और तलवार दोनों को तोड़ कर रख देती थी। लेकिन सबसे अच्छे हथियार और सबसे बड़ी सेना भी भूखे पेट तो नहीं लड़ सकती है ना, है ना? एक विशाल सेना को बनाए रखने के लिए चाहिए था पैसा, और मगध ने इसका जुगाड़ किया अपनी खेती में एक क्रांति लाकर। ये क्रांति थी धान की रोपाई। इस नई एग्रीकल्चरल टेक्निक ने फसल की पैदावार को सीधे डबल कर दिया, मतलब जरूरत से कहीं ज्यादा अनाज, और इसी सरप्लस अनाज से मगध का खजाना भर गया। नतीजा, इतिहास में पहली बार एक ऐसी विशाल प्रोफेशनल सेना बनाना मुमकिन हुआ जिसे साल के 12 महीने सैलरी दी जा सकती थी। पर ये सारे रिसोर्सेज बिना किसी दूरदर्शी लीडरशिप के तो बेकार ही थे। तो अब कहानी में एंट्री होती है उन चतुर और महत्वाकांक्षी शासकों की, जिन्होंने मगध की इन ताकतों को एक साम्राज्य बनाने के हथियार में बदल दिया। इस कहानी की शुरुआत होती है हर्यक वंश के संस्थापक राजा बिंबिसार से। एक ऐसा राजा जिसने सिर्फ तलवार के जोर पर नहीं बल्कि दिमाग के इस्तेमाल से अपना साम्राज्य फैलाया। बिंबिसार ने शादियों को अपनी डिप्लोमेसी का सबसे बड़ा हथियार बना लिया। ताकतवर राज्यों की राजकुमारियों से शादी करके उन्होंने अपनी सीमाओं को महफूज कर लिया। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने मशहूर वैद्य जीवक को अपने दुश्मन राजा का इलाज करने के लिए भेजा और उसे अपना दोस्त बना लिया। ये था बिना जंग लड़े साम्राज्य का विस्तार। बिंबिसार के बाद आया उसका बेटा अजातशत्रु, एक ऐसा शासक जिसने ताकत के बल पर सत्ता हथियाई और जंग के मैदान में कुछ ऐसे खतरनाक आविष्कार किए जिसने सबको हैरान करके रख दिया। वैशाली जैसे मजबूत राज्य को जीतने के लिए अजातशत्रु ने 2 सीक्रेट वेपन्स का इस्तेमाल किया। पहला था रथ मूसल, एक ऐसा खतरनाक रथ जिसमें घूमने वाली गदाएं और ब्लेड लगे थे जो दुश्मन सेना को काटता हुआ निकल जाता था। और दूसरा था महाशिलाकंटक, एक बहुत बड़ी गुलेल जो किलों की दीवारों पर बड़े बड़े पत्थर फेंककर उन्हें चकनाचूर कर देती थी। ये हथियार किसी कहानी किस्सों से निकले हुए लगते थे। हर्यक वंश के बाद आया शिशुनाग वंश, जिसने मगध के सबसे पुराने दुश्मन अवंती को हराया। और फिर आया नंद वंश, जिसने मगध को एक राज्य से एक विशाल साम्राज्य में तब्दील कर दिया। और अब हम आखिरकार उस सवाल के जवाब पर पहुंचते हैं जिससे हमने ये पूरी बात शुरू की थी।
नंद वंश ने मगध की सारी ताकतों को एक साथ मिलाकर एक ऐसी सेना तैयार की जिसकी मिसाल मिलना बहुत मुश्किल है। ये वो सेना थी जिसकी सिर्फ कहानियां सुनकर, जी हाँ, सिर्फ नाम सुनकर ही इतिहास के सबसे महान विजेताओं में से एक अलेक्जेंडर द ग्रेट की सेना ने आगे बढ़ने से साफ इनकार कर दिया था। सबसे पहले 2 लाख पैदल सैनिक। जरा इस नंबर के बारे में सोचिए। एक चलता फिरता इंसानी समंदर जो जहां से गुजरता होगा जमीन को ढक लेता होगा। फिर थे 20,000 घुड़सवार, वो तूफानी दस्ता जो पलक झपकते ही दुश्मन पर हमला करके उतनी ही तेजी से गायब हो सकता था। और आखिर में मगध का सबसे बड़ा खौफ 3,000 युद्ध हाथी। ये उस जमाने के जिंदा चलते फिरते टैंक थे जो दुश्मन की सबसे मजबूत दीवारों को भी ताश के पत्तों की तरह बिखेर सकते थे। जब सिकंदर के थके हुए सैनिकों ने इस अजेय सेना के बारे में सुना तो उनकी हिम्मत पूरी तरह जवाब दे गई। यही वो ताकत थी जिसने दुनिया के विजेता को भारत की सीमा पर ही रोक दिया। लेकिन कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आया। ये जो अजेय दिखने वाला साम्राज्य था वो किसी बाहरी दुश्मन से नहीं बल्कि एक राजा के घमंड और उसकी एक छोटी सी भूल की वजह से ढह गया। नंद वंश का आखिरी राजा था धनानंद, जो ताकत के नशे में चूर था और इसी अहंकार में उसने एक ऐसी गलती कर दी जो उसे बहुत भारी पड़ने वाली थी। उसने भरी सभा में विद्वान आचार्य चाणक्य का अपमान कर दिया, एक ऐसा अपमान जो एक पूरे साम्राज्य के पतन का कारण बनने वाला था। उस एक अपमान के बाद आचार्य चाणक्य ने कसम खाई कि वो नंद वंश को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। उन्होंने एक साधारण से युवक चंद्रगुप्त मौर्य में एक सम्राट की काबिलियत देखी, उसे तैयार किया और एक क्रांति को जन्म दिया। उन्होंने मिलकर धनानंद को हराया और मौर्य साम्राज्य की नींव रखी, जिसने मगध को पूरे भारत का केंद्र बना दिया। तो मगध की कहानी हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाती है कि असली शक्ति सिर्फ सेनाओं से नहीं आती, ये आती है भूगोल के सही इस्तेमाल से, बेहतर टेक्नोलॉजी से और नए विचारों से। ये सोचने पर मजबूर करती है कि आज की हमारी इस दुनिया में वो कौन से अदृश्य किले हैं जो भविष्य की महाशक्तियों का फैसला कर रहे हैं।